हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग जो बैचलर का प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं उसमें ये फर्दर आज एक नई वीडियो है जो कंटिन्यूटी में होगी पिछले टॉपिक से। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। एंड उसमें मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी। आज जो अब नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज़ मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डी ब्लॉक के केस में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, वेरी हाई, है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वैसे भी देखो हमने कहा है कि हार्ड मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, एंड रीज़न इसका हमने क्या डिस्कस किया था, रीज़न थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत रहता है। रीज़न देखिए क्या है कि अगर आप ऑब्जर्व करें एक बारी, ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे अगर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक बार आपका काफ़ी इंक्रीज होगा, फिर वो थोड़ा सा डिप आएगा, फिर डिक्रीज होगा। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक आप कह सकते हो रोल है। रोल क्या है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड फुली फिल्ड जहाँ आएगा वहाँ चेंजेस आएंगे, या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न है हाई, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल्स हैं, ठीक है, एंड ट्रांजिशन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग किसकी वजह से है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। अब आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज क्यों आता है ट्रेंड में। जैसे जैसे आप स्टार्टिंग से सपोज करो आप स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जा रहे हो, वहाँ से आपका क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है ना। जितना ज़्यादा धीरे धीरे करके आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बट आफ्टर दैट क्या होगा, पेयरिंग होती जाती है, पेयरिंग होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आएंगी, उसकी वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी वीक होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो ग्रुप 3 से लेके टिल मिडल यानी कि ग्रुप 7 एंड 8 तक आपका क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कहते जाओ, या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। ट्रेंड ही कर लेते हैं चलो हम, फ्रॉम ग्रुप 3 टिल मिडल यानी कि ग्रुप 7 एंड 8 तक मेटेलिक बॉन्डिंग, इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। तो ग्रुप 3 से ग्रुप मतलब मिडल तक 7-8 तक जब आप जाओगे मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, इसको बेशक आप कट कर दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं इंक्रीज हो रहा है एंड आफ्टर दैट वो डिक्रीज होगा। अब देखो रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बताया, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। जब आप स्टार्टिंग से लेके मिडल तक जा रहे हो, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या हो रहा है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना। यहाँ आपका क्या था 4s2 3d1, यहाँ आते आते क्या है मैग्नीज तक, मैग्नीज आपका 25 होता है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज 25। ठीक है, ये 21 है, ये 25 आपका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3d5 4s2, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, यहाँ तक जाते जाते मैग्नीज भी नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली आपको क्रोमियम कहना चाहिए। ठीक है, मैग्नीज से क्रोमियम थोड़ा डिफरेंस सा ट्रेंड है, मैं आपको बता देती हूँ। क्रोमियम पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा 4s1 3d5। ठीक है, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम आप देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 1 2 3 इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, मेटेलिक बॉन्डिंग बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करने, इन्हीं के इंटरेक्शन के कारण ही मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू देयर इंटरेक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर आपके ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है इनका ट्रांजिशन मेटल्स का, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, तो ट्रेंड अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग से लेके मिड तक जाते जाते ग्रुप 7-8 तक जब आप जाओगे तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी, उसके बाद डिक्रीज होगा। ठीक है, रीजन क्या दोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ग्रुप 7-8 तक इंक्रीज होगा। ये आप एग्जाम्पल देख ले सकते हो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्यों स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि इंट्रैक्शन जो आउटर ड्यू टू
दियर इंटरेक्शन का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना या ऑर्बिटल्स हैं, उनके इंटरेक्शन के कारण मेटेलिक बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता जाएगा। अब बात आती है एक आप कह सकते हो कि अनयूजुअल सा बिहेवियर है मैग्नीज एंड टेक्नीशियम जहां होगा, ये सेम ग्रुप में है ना, यहां पे आपकी डिप आती है। क्या होगा? एट मैग्नीज एंड टेक्नीशियम देयर इज अ डिप इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका अचानक से देखो एग्जैक्टली काफ़ी स्टेबिलिटी है आपकी है, एग्जैक्टली जो आप कह सकते हो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से आप देयर इज अ डिप इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द आप कह सकते हो ड्यू टू दियर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है एंड फुली आपका जैसे इसके केस में भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे। स्ट्रांगली हेल्ड होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो देयर इज अ डिप इन, बस ये याद रखना। ठीक है, इनकी एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है मैग्नीज और टेक्नीशियम की, बाकी की यूजुअली ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके केस में क्या होगा, इसमें भी मरकरी का आपको पता है, मरकरी का क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनकी तीनों की वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें है नहीं, इनमें तो पेयरिंग हो रखी है, मेटेलिक बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तभी हम इनको कंपैरेटिवली क्या कहते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग। हो गया क्लियर आपका कि इनके केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा काफ़ी कम होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे सपोज करो आप जिंक का लिखोगे, क्या होगा, जिंक का 30 एटॉमिक नंबर, 4s2 3d10। ऐसे ही नीचे अगर आप जाओगे कैडमियम, वहां पे भी ऐसे ही जो 5s की फिलिंग है और अब 4d की, वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं होगी, ऑर्बिटल्स या जो आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका कंपेरेटिवली कम आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें और आपका क्या रह गया, सपोज करो मैं आपसे कहती हूँ कंपेरिजन करने को कहती हूँ आयरन और कोबाल्ट में। ठीक है, आयरन और कोबाल्ट में अगर कंपेयर करना होगा तो आप पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए। आयरन में क्या होगा और कोबाल्ट में, इसका एटॉमिक नंबर 26 है और उसके बाद 27। ठीक है, 4s2 आगे क्या आएगा 3d, 4s2 तक आपका 20 होता है ना, इसके आगे का हम लिख नहीं रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मान के चल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तक आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो 4s2 3d 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 4s2 3d 7। 3d 6 अगर आप देखो, इसको और एक आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने शो किया है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा अच्छी होगी, आयरन में, है ना, इसलिए मैंने कहा था उसके बाद धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगी। एक तरह से डिप आता है मैग्नीज और टेक्नीशियम में, उसके बाद आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता जाता है। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड था, मेटेलिक बॉन्डिंग इसका रीजन था। और मेटेलिक बॉन्डिंग का भी फर्दर रीजन अगर हम कहें तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो रीजन है कि जितने ज्यादा आपके ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, आप इसको यहाँ एक लाइन लिख सकते हो कंक्लूड करने के लिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स stronger will be the metallic bonding। ये लिखते लिखते बार बार मेरे से सेटअप ही हिल जा रहा है। stronger will be the metallic bonding। ठीक है, and higher will be the, क्या higher होगा, melting point and boiling point, melting point and boiling point। फाइन, ये आपने कंक्लूड कर दिया क्या, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का पूरा ट्रेंड और किस पे वो बेस्ड होगा। ओके, तो ये तो आपने ट्रेंड देखो डिस्कस कर लिया अलोंग द पीरियड। अब ग्रुप में नॉर्मली सेम ट्रेंड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो आपको पता है मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, एंड इंक्रीज ही करेगा डाउन द ग्रुप। उसके पीछे आपका ऑलरेडी रीजन है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जो वो वहाँ पे आपका ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा ट्रेंड, मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये आपका पूरा एक पॉइंट हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें जो अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, जैसे हम जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ना, अगली प्रॉपर्टी है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब
आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग पहले भी नॉर्मली पढ़ चुके हो, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको रिमूव करना है और आयन बनाना है, ठीक है। तो जितना आसानी से आपका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतनी आसानी से कैटायन बनेगा। अब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से कब निकलेगा, जब उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप अलोंग द पीरियड जब जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है, आपका एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो जो आपका न्यूक्लियस है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ता जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेल नंबर बढ़ नहीं रहा है, शेल तो सेम ही है, तो न्यूक्लियर चार्ज आपका उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो थोड़ा सा और पुल करता है अंदर की साइड को वो इलेक्ट्रॉन्स जब खींचे रहेंगे यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज छोटा रहेगा। तो उस जो आप कह सकते हो डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इन जनरल अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी अगर कहो तो हम क्या कहेंगे, विद डिक्रीज इन एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विद डिक्रीज इन एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आई जो लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखा है, आई इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच एक्सर्ट्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस या फोर्स, जो कह सकते हो ग्रेटर इन्फ्लुएंस या फोर्स जो भी कह लो आप, ठीक है, ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज टफ टू रिमूव देम एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव देम, difficult to remove them to convert into cation। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रही हूँ और रफ लिख रही हूँ, एक तरह से कहना चाहिए कि मेरा मेन मोटिव है। देखो ग्रेजुएशन के बच्चे इतने छोटे नहीं होते, इसीलिए मैंने नोट्स, आपने देखा होगा चैनल पे पैटर्न, +1 +2 वालों को ऑलमोस्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके इसे दिया होता है, साथ ही साथ वो लोग उस तरह से तैयारी कर सकें। ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चा जब आ जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद से लिख सकता है, खुद से नोट्स बना सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना टीचर का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोशिश वही है, बाकी फिर भी मैं साथ साथ छोटे छोटे नोट्स जो हैं शॉर्ट चीज़ें लिख देती हूँ कि चलो ठीक है, बच्चे को एक हैंड राइटिंग अगर शायद में भी किसी को आदत है तो थोड़ा बहुत लिखे उससे हेल्प हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मली ट्रेंड जो होगा, आप अलोंग द डी ब्लॉक आप पूरा अगर मूव करोगे तो नो डाउट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन वो इंक्रीज उतना ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब है स्कैंडियम से जब आप जिंक तक जाओगे ना, एक होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का, यहाँ पे उतना नहीं है, इंक्रीज होगी, बहुत स्लोली होगी एंड कम अमाउंट में होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अक्रॉस द पीरियड देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल स्लो इंक्रीज कहना चाहिए, सो स्लो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम ग्रुप 3 से लेके कहाँ तक है, ग्रुप 12 तक। ये सबको अब तक याद हो जाना चाहिए, कौन से ग्रुप से लेके कहाँ तक आपका डी ब्लॉक है, कहाँ से कहाँ एफ ब्लॉक है, कौन से पीरियड में डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अभी आपसे अचानक पूछूं कि कौन से पीरियड में डी ब्लॉक एग्जिस्ट, कौन कौन से पीरियड्स में डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तो मुझे लगता है शायद थोड़े कुछ टाइम बच्चे एक बार सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्विक होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो, ये तो बहुत बेसिक है राइट, कि आप स्टार्टिंग से उसके बाद आप सोचोगे हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन वाली रो थी, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर आप जाके बोलोगे कि हाँ 4th पीरियड है। तो बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही, वही बात है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैंने पीरियोडिक टेबल डेली एक बार देख लिया करो, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है कि डेली एक बार पीरियोडिक टेबल देख लिया करो, एंड जहाँ आपका स्टडी टेबल है मैं तो बोलती हूँ वहीं अपना पीरियोडिक टेबल चिपका लो, ठीक है। मैं खुद रोज़ एक बार देख लेती हूँ, अब भी देखती हूँ, आते जाते उसको देख ही लेती हूँ एक बार देख, उससे क्या होता है कि आपके माइंड में पिक्चर बनी रहती है, कौन सा आइटम कभी कहाँ है क्या, तो आपके लिए वो चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक। तो ग्रेजुअल स्लो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसका रीज़न क्या है, रीजन देखिए क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो गए, जैसे आपके यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जा रही है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने के कारण क्या होगा आपको पता है, डी इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में आ जाएंगे वो क्या करेंगे, एक तरह से शील्ड का काम करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट वो या स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स क्या होगी, कम लगेगी, राइट। कम फोर्स लगेगी तो जाहिर सी बात है उनको रिमूव कर पाना थोड़ा आसान होगा, उनको आयनाइजेशन एनर्जी जो उनकी होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, अक्रॉस द पीरियड देयर इज अ ग्रेजुअल स्लो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग, या गुड कह सकते हो, जो भी कह लो, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही है, स्ट्रॉन्ग, ये इसमें विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई थिंक
yes, it is visible. Okay, due to the strong shielding effect of intervening d electrons. Intervening का मतलब होता है बीच में आने वाले, ठीक है। तो ये शील्ड करेंगे, शील्ड करने के कारण क्या होगा, आपका आउटर मोस्ट शेल पे जो फोर्स है न्यूक्लियस की कम लगेगी एंड वो इजिली रिमूव हो पाएंगे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कह सकते हो या रिड्यूस कह सकते हो, एंड it is comparatively easy to remove them, comparatively easier to remove them, ठीक। ये हमने जो ऊपर लिखा था वो हमने जनरल लिखा था, ये हम लिख रहे हैं डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब बात आ गई, सपोज करो हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली, उसके बाद सपोज जैसे आपका वो था 3d एंड 4s वाला केस था, हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो 4s में पहले होते हैं, रिमूव भी 4s से पहले होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने रीज़न आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 4s जब तक फिलिंग नहीं होती तब तक उसकी एनर्जी कम है, फिलिंग होने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, 3d की एनर्जी कम हो जाती है। तो एक तरह से इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या होती है वो आपकी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, बस नाम पता होना चाहिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुकी हूँ। ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी 3d एंड 4s केस, ठीक है। ये आपको शॉर्ट उसके लिए याद रहेगा कि 4s की फिलिंग आपकी पहले होती है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, बट आफ्टर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d की एनर्जी कम हो जाती है, ठीक, एंड 4s की ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है वो भी हम कहाँ से करते हैं, 4s से करते हैं। वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑर्बिट जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसकी वजह से होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। आपको बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, अभी भी बच्चों का फेस्टिव सीजन खत्म नहीं हुआ है और आसपास वाले बच्चे अभी भी हल्ला गुल्ला हंसी मजाक है ना, पटाखे छुड़ा ही रहे हैं, तो चला रहता है ये थोड़ा मोड़ा। तो आफ्टर दिवाली भी 3-4 दिन तक, या कई जगह ऐसा होता है कि हफ्ते भर चलता रहता है, क्योंकि बच्चे हैं ऑब्वियसली, उनका काम है यही करना, है ना। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अब सपोज करो मैं आपसे कुछ केसेस डिस्कस करती हूँ या एक्सेप्शंस डिस्कस करती हूँ, या जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सपोज कीजिए हम कॉपर और क्रोमियम का अगर केस डिस्कस करें, कॉपर में अगर हम सिंपल कॉपर एंड क्रोमियम, यस, कॉपर क्रोमियम में तो आपको चलो समझ में आ ही जाएगा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड फुली फिल्ड, वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से क्या होगा आप समझ ही गए होंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना उसमें से उतना ही मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई क्यों होती है कॉपर और क्रोमियम की, तो ये रीज़न आपको पता लग गया, ठीक है। अब सपोज करो मैं आपसे पूछती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज, ठीक है, और वो भी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयनाइजेशन एनर्जी आप ऑब्वियसली 1 कहते हो, उसको IE1 कहते हो, IE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है। फिर क्या करते हो उसके बाद IE2 सेकंड के लिए, फिर IE3, ये हैं आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब आयरन और मैग्नीज का केस है ना, तो इसमें हम सबसे पहले सिंपल लिखेंगे आयरन का और मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। आयरन का 26 था तो 4s2 3d6 और मैग्नीज 25 है, स्कैंडियम टाइटेनियम रैंडियम यस 25 4s2 3d5, ये आपकी सिंपल आयरन की है एंड मैग्नीज की है। अब अगर मैं कह रही हूँ 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकलेगा, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो जा रहा है 3d5, ये ऑलरेडी इतना स्टेबल है, यहाँ से आपको 3d4 बनाना, ये तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आपका ये 3d4 कन्वर्ट करेगा। ये आपका 3d6 से 3d5 हो रहा है, ये
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आसानी से कन्वर्ट होना प्रेफर करेगा। क्यों? हर कोई आसानी से स्टेबल होना चाहता है। तो इसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और उसके केस में ज़्यादा होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की थर्ड वाली कम होगी इन कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाली मैग्नीज के। तो ये इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कंपेयर करना आना चाहिए। कोई सा भी आपके दो एलिमेंट्स अगर दिए होंगे, आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड है, थर्ड है, जिसके बारे में भी दिया होगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। अब जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ठीक है, उसकी फुली फिल्ड आपके इलेक्ट्रॉनिक उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है मतलब, तो वहां से भी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंप्लीटली फिल्ड है तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। इसी तरह की कुछ और एक्सेप्शंस हैं, कुछ और कहना चाहिए कि पॉइंट्स है आयनाइजेशन एनर्जी, वो डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आगे ही अगर मैं इस तरह का कोई और आपको एग्जांपल लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे जिंक का, मैंने नॉर्मली तो कहा जिंक का, अगर मैं कह रही हूँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जैसे सपोज कीजिए हम, ठीक है, जिंक है आपका 30 इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s2 3d10। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा तब तो ऑब्वियस ये पूरा ज़्यादा स्टेबल है। फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कह लो हाई, क्यों? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3d10 आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। अब ये जब आ गई तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दूं तो आसानी से क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d10 विच इज़ वेरी स्टेबल, ठीक। तो यानी ये प्रेफर करेगा एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना, प्रेफर टू लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4s0 3d10 एंड इट इज़ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कब आया, आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकेंड आएगी यानी वो क्या होगी, काफ़ी लो होगी। सो इसीलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वेरी लो। तो ये पूछा जा सकता था, जैसे सपोज करो वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक का मतलब ही यही है कि जब जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकले यानी कि आपका कैटायन क्या बने Zn+2, ठीक है। वाई इट इज़ एक्सेप्शनली वेरी लो, तो आपको रीज़न पता लग गया कि ये इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है इजी आपकी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में जो बहुत स्टेबल है, तो ये प्रेफर करेगा कि आसानी से उसमें कन्वर्ट हो जाए एंड आप आसानी से अपना स्टेबल हो जाए, है ना। अच्छा, ये बात तो हो गई आपकी, हम अक्रॉस द पीरियड स्टडी कर रहे थे। अब अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप देखो नॉर्मली क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर हम स्टडी करें नॉर्मली क्या ट्रेंड है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ये नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे आपका जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है। फर्स्ट वाली आपकी कौन सी है, स्कैंडियम वाली है, फिर उसके बाद ये टेरियम वाली, उसके बाद आपके नीचे कौन सी आ जाती है, लैंथनम वाली, है ना। तो अब अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो जाती है, 4f इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री यहाँ इन बिटवीन हो जाती है। इसके बाद सीधे आपका 72 आता है ना, एक बीच में गैप है पूरा 14 इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि आपका नीचे f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो यानी f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। अब आपको पता है f इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज मोर, ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हाई। यूजुअली होना क्या चाहिए था, नीचे जाते जाते आपकी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आते हुए, ठीक है, ये तो आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना एक तरह से, ये तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली हाई। उसका रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हाइयर देन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कंपैरेटिव स्टडी पूछ ली जाती हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कब ज़्यादा हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी, कब कम हो रही है, क्या ट्रेंड है, जितनी एक्सेप्शंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आपने देखा होगा सारी चीज़ें किससे कनेक्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, एटॉमिक नंबर से, इन्हीं चीज़ों से कनेक्ट हो रही है, राइट। तो अगर आपको वो क्लियर हो गया ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको रिलेट करके आंसर नहीं कर पाओगे। इन केस एग्जाम में नहीं भी स्ट्राइक कर रहा है, मतलब पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो भी आप जिसको कहते हैं कॉमन सेंस अप्लाई करके आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी देखो आपकी क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी ऑलरेडी आपने अभी देखा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ना।
और वैसे अगर हम कहें कि ट्रांजिशन मेटल्स आपके हार्ड मेटल्स हैं, ठीक है, तो हार्ड मेटल्स, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हम कह सकते हैं दे आर, जो भी प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके, हार्ड मेटल्स हैं, हाई डेंसिटी होगी, यस, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी भी यानी आपकी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये सारी प्रॉपर्टी यूजुअली ट्रांजिशन मेटल शो करेगा। बट एक्सेप्शंस आपके कहाँ आएंगे, जहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी, जहाँ पे जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ कंपैरेटिवली चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो यूजुअली आपका जो केस है जिंक, कैडमियम, मरकरी, वही आपकी अलग से प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे भी हमने कहा था कि इसमें पार्टली फील्ड डिसेप्शन नहीं है, कंप्लीटली फील्ड डिसेप्शन है, स्टार्टिंग में हमने किया था, बट स्टिल इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मोड़ी जो मैच करती है वो ट्रांजिशन के साथ करती है, ज़्यादा नहीं करती। तो और बाकी कहीं और ये फिट हो नहीं रहे थे, तो हमने इनको ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही रखा। इनका क्या होगा, इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग ऑब्वियसली वीक होगी, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, दे आर नॉट दैट मच हार्ड मेटल्स, इनफैक्ट सॉफ्ट हैं, बाकी सारे आपके हार्ड मेटल्स हैं, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन है, इसको याद रखना कि इनके केस में ऐसा नहीं है, ठीक। अब उसके बाद क्या बात आती है, जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सब लैटिस में अरेंज्ड हैं, ठीक है, ऑल आर अरेंज्ड इन मेटेलिक लैटिस। जैसे कि तो ये जो आपके मतलब जैसे ZnS टाइप है, ठीक है, ये जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लैटिस में अरेंज होते हैं। आपने +2 में सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा ना, लैटिस वाला स्ट्रक्चर, लैटिस का पूरा पार्ट है, डिटेल में है वो काफ़ी, उसमें HCP स्ट्रक्चर, BCC, CCP, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, वो लैटिस के टाइप्स हैं। तो ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किसी ना किसी लैटिस टाइप में अरेंज होते हैं, पहली बात, ठीक। और क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक स्ट्रक्चर है, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्डिंग, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो ओवरलैप कर पाएंगे, ठीक है। मोर outermost shell electrons overlap to form stronger metallic bonding, इस तरह मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो यानी ये किसके केस में सबसे ज़्यादा होगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये वो है जहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, क्रोमियम में आपका 6 आ रहा है, इसी तरह उसके नीचे वाले एलिमेंट्स में भी। तो इनके केस में आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ठीक है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में वीकेस्ट होगी। ये आपने ऑलरेडी देख ही लिया, क्योंकि वो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, डी इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो जाहिर सी बात है मेटेलिक बॉन्डिंग होगी ही नहीं, या आप ये कह सकते हो ना के बराबर होगी, वो किसी और अपने स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं। बट हार्ड, जिन्हें हम कहते हैं हार्ड मेटल्स, वो लास्ट वाले ग्रुप को हम हटा के कहते हैं, बाकियों को कहते हैं, उनके लिए नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल्स की तरह ही बिहेव करते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। उनकी वैसे भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है बाकियों के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट डिफरेंट ही है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो हम करते हैं डिस्कस रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में देखिए कैसे पता लगेगा, ये आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स कंपैरेटिवली क्या है, लेस रिएक्टिव, ये तो आपको भी पता है ना। कॉइनेज मेटल्स नहीं रिएक्ट करते, और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं करते हैं, है ना के बराबर है। आपको पता है जैसे कॉइनेज मेटल्स हैं, अगर रिएक्ट करते होते तो आप गोल्ड और ये सारी चीज़ों का कुछ प्रॉपर्टी कुछ बनवा ही ना पाते, है ना। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल, इन जनरल ये कम रिएक्ट करते हैं, इनके एलॉयज इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं टू कोरोजन, रिएक्ट कम करेंगे तो ज़्यादा चलेंगे, है ना। इनका सामान जो भी आप बनवाओगे वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो इस वजह से अब ये बात आती है कि लेस रिएक्टिव क्यों है। लेस रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि एक तो इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है कंपैरेटिवली, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, हाई इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, हाई इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब आप सॉलिड स्टेट को डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हो वेपर स्टेट में। अब जाहिर सी बात है अगर हाई इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है तो ये उतनी आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना प्रेफर करेंगे, है ना। तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, जल्दी आयनाइज नहीं होंगे, कैटायन आयन नहीं बनाएंगे, जल्दी आपकी स्टेट कन्वर्ट नहीं होगी, एंड मोर ओवर इनकी लो हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर आपका जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब मेटल स्टडी कर रहे हो या जो एलिमेंट स्टडी कर रहे हो, वो आपके जब सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट या तो सॉल्वेंट या आप वाटर की बात कर रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी टर्म आ जाती है, अदरवाइज सॉल्वेशन एनर्जी होती है। जब उसके मॉलिक्यूल्स उस एटम को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब है, एक आपने अगर बॉर्न हैमर साइकिल पढ़ी होगी, बॉर्न हैमर साइकिल मुझे नहीं पता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स में आई थी, तो उसमें लैटिस पूरा बनाने के लिए, एक पूरा नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए पूरी एक साइकिल है। तो उसमें
लैटिस एनर्जी अगर सपोज करो ज़्यादा है तो अपनी तरफ से आपको एनर्जी देनी पड़ रही है ज़्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी आपका क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल अगर आपका पूरे कहना चाहिए प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो चीज़ आसानी से हो पाती है, और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो चीज़ मुश्किल से हो पाती है। तो यहाँ पे हाइनाइजेशन एनर्जी भी आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। बस एक ये है जो आपका एनर्जी रिलीज आउट थी, ये आपकी लो है, इसका मतलब एनर्जी ओवरऑल कम रिलीज होगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स आपके लेस रिएक्टिव हैं। उसका रीजन है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी ज़्यादा है, लो हाइड्रेशन एनर्जी। तो ओवरऑल दे आर यू कैन से लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, एंड कम रिएक्ट होने के कारण इनके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब अगली प्रॉपर्टी आती है एलॉयज की, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। ये आपको ऑलरेडी पता है, एलॉयज जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, एल्निको, जर्मन सिल्वर, ये मोस्टली इतने जितने भी आपके एलॉयज है ना वो सब उनमें ट्रांजिशन मेटल्स ही मिलेगा। उसका रीज़न क्या है ट्रांजिशन मेटल का, एक तो साइज बहुत छोटा है, एटॉमिक साइज स्मॉल, और रिएक्टिव भी कम है, लेस रिएक्टिव। दोनों ही रीजंस हैं। एटॉमिक साइज स्मॉल है तो उसकी वजह से क्या होगा, कैन इजिली बी सब्सटीट्यूटेड बाय एनी अदर, कैन इजिली बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर मेटल। अब एक की जगह दूसरा अगर मेटल आ जाएगा तो अरेंजमेंट में भी चेंज नहीं होगा, सेटअप में भी चेंज नहीं होगा, और मेटल भी दूसरा आ गया तो दो मेटल्स का ओवरऑल होमोजेनियस मिक्सचर मिलके ही तो आपका एलॉय बनता है, राइट। तो इसीलिए जो आपका एटॉमिक साइज स्मॉल है, रिएक्टिव कम है, उसकी वजह से आपके इजिली एलॉयज बना पाते हैं। और एलॉयज आपका क्या होता है, विद बेटर प्रॉपर्टीज, बेटर प्रॉपर्टीज हर एंगल से, ठीक है। जैसे सपोज करो रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जल्दी खराब नहीं होते, ड्यूरेबल ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ मोर। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें वैसे भी जब हम एलॉयज या कोई चीज़ आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, बेटर प्रॉपर्टी के लिए चाह रहे होते हैं ना, कि कोई चीज़ आप वो चीज़ क्रिएट करो जो एक बेटरमेंट के लिए हम कह सकते हैं ज़रूरत काम आए, मतलब, ठीक है। तो इस वजह से आपकी प्रॉपर्टीज़, कुछ हमने जो और प्रॉपर्टीज़ अभी इसकी और प्रॉपर्टीज़ डी एलिमेंट्स की बची हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ आपकी ऑक्सीडेशन की है, मतलब कहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट की हो गई तो उससे आपका पूरा रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह वो सारा कनेक्टेड है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वो। एंड एक आधी प्रॉपर्टी आपकी सिंपल है, जैसे कि सपोज करो कॉम्प्लेक्सेस बनाने की है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की वो प्रॉपर्टीज़ भी हम 2-3 प्रॉपर्टीज़ आपकी रह गई हैं, आई थिंक 4 प्रॉपर्टीज़, वो हम आसानी से आप कह सकते हैं धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतनी प्रॉपर्टीज़ ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करना एंड कनेक्ट करके पढ़ना, क्योंकि कनेक्ट करके जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि लॉजिकली पढ़ना, कि हाँ कुछ एक्सेप्शंस नो डाउट आते हैं जिनके पीछे कोई रीज़न नहीं पता होता, बट अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि हमें रीज़न पता है। यहाँ पे तो मैक्सिमम केसेस में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबिलिटी ऑर्डर है, कि आपका मेटल जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो स्टेबल है नहीं स्टेबल है, उसके बेसिस पे एनर्जी का रोल है, एनर्जी से आपकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब आप को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है एंड एग्जाम में आप अपने आंसर्स को पेन डाउन कर सकते हो इजीली अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़, रेगुलरली देखो, क्योंकि ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, आप देख सकते हो हर तरह की वीडियो अपलोड करनी है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट जितनी आपके बैचलर प्रोग्राम्स वालों के लिए स्पेशली कह रही हूँ, जो भी आपके वीडियोज़ आ रही हैं उनको रेगुलरली आप देखो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, वॉट जो आप शेयर करना चाहते हैं। सो दिस वॉज ऑल व्हाट आई हैव टू से एंड बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका, बाय बाय, टेक केयर।